सोचा तो कभी भी नहीं था और आइडिया भी नहीं था कि एकदम से मुझे फ़िल्म की ऑफ़र आ जाएगी। टिकटॉक बनाते थे घर पे अपने रूम में बैठ के, या कभी बाहर निकल जाना अपने कज़न्स के साथ बना लेनी। इससे मैंने किया था कि पहले सारा बोल के फिर मैंने ऐसे हाथ करती, तो मैं कहती हूँ एंज 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 तो वो बड़ा अच्छा आया था। बिलीव है क्योंकि मैं एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल आदमी हूँ और आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। हमारी बिलीव जो है वो दुआ पर है कि आप जब किसी से दुआ ले लेती है तो फिर आपके थोड़े से काम में भी जो बरकत बढ़ती है वो उसको बहुत बड़ा कर देती है। ए आर रहमान साहब पाकिस्तान पहली दफ़ा आए 1991 में 90 में, तो नुसरत अली खान साहब का स्टूडियो होता था यहाँ पे बिल्कुल मुल्तान रोड के करीब ही। वो खान साहब के शागिर्द हुए बाकायदा। उन्होंने खान साहब से कहा था मुझे कुछ म्यूज़िकली कुछ दें आप, तो उन्होंने रहमान साहब को ये वाली कवाली दी। अच्छा। तू कुजा मन कुजा कि ये मेरी तरफ से एक पहला सबक है तुम्हारे लिए। एसेंस और वो फील आपके हिस्से में आई। वो मुझे दुआ से मिल गई। वो आपने जब पढ़ दिया तो उसमें I don't know। बहसीयत रफ़ाकत अली खान, वक्त की सिंगिंग आपको कैसी लगती है? देखिए जी, जितनी मेहनत करेंगे उतनी अच्छी हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो जॉनर है वो थोड़ा क्लासिकल म्यूजिक है, स्ट्रॉन्ग है, डेंजरस है बहुत। उसमें पॉपुलरिटी के लिए बंदा इतना ख्याल नहीं करता जितना वो ये ख्याल करता है कि मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझे कितना देखते हैं। फिल्म इज़ अ लार्जर देन लाइफ मीडिया। जो आप सोच सकते हैं वो फिल्म नहीं है, जो आप नहीं सोच सकते वो फिल्म है। ये फिल्में ही थी जिन्होंने अपनी पहचान को ज़िंदा रखा, पंजाबी को ज़िंदा रखा। और मैक्सिमम जो आप ये देखिए जो फिल्में कामयाब होती थी वो पंजाबी होती थी। अब चूड़ियाँ इज़ अ वेरी सिंपल फिल्म पंजाबी, और उसने एक तहलका मचा दिया टाइटैनिक के सामने। टाइटैनिक वो बड़ी फिल्म है जिसने दुनिया में तहलका बिल्कुल मचाया, ऐसे ही है। दुनिया में तहलका मचाया। जेम्स कैमरॉन साहब की फिल्म है वो, और बेहतरीन ऐसी फिल्म जिसपे करोड़ों डॉलर्स, मिलियन खर्च हुए हैं डॉलर्स, लेकिन हमारी एक 50 लाख रुपए की फिल्म थी, तो उसके मुकाबले पे हमारी फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। और आपको कहते हैं खुशामदीद। मीठी ईद की बड़ी खुशियों के साथ आपको कहते हैं ईद मुबारक। और सुबह सुबह तैयार होकर आपसे मिलना और रमज़ान मुबारक को हमने कहा अलविदा, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमाए इस रमज़ान में, और अगला रमज़ान भी हमें देखने को नसीब करे। और जो हमें ईद की खुशी अल्लाह ताला ने दी है वो आज दोबाला भी होने वाली है, क्योंकि हम आपके लिए एक डबल ट्रीट सी लेकर आए हैं। क्योंकि एक तो वैसे ही ईद है, मिलने मिलाने का दिन है, त्यौहार है, खाने पीने का दिन है। जितना रमज़ान में हाथ खींच के रखा, अब मीठे के ऊपर भी हाथ आपका साफ़ होने वाला है। फिर सब मेहमानों से आप मिलते भी हैं, लेकिन असल सवाल तब आता है जब पूरा दिन आप गुजार लें तो फिर ये सोचा जाता है कि जनाब रात को जाके कौन सी आउटिंग की जाए, या कौन सी ऐसी स्पेशल चीज़ ईद पे की जाए जो कि ईद को मुमताज़ कर दे। तो वो उसका सोल्यूशन हम आपको आज अब देने जा रहे हैं। सैयद नूर साहब का जब नाम लिया जाए तो वो फिल्म्स आपके दिमाग में घूमना शुरू कर देती हैं। वेलकम टू द शो सर, एंड इट्स माई ऑनर कि आज आपके साथ बात करने का मुझे मौका मिल रहा है, क्योंकि ये उन लेजेंड्स में से हैं जिन्होंने वाकई पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश भी किया, उसे सस्टेन भी किया, और पूरी दुनिया को बताया कि हमारे पास ऐसे एक्टिंग फैसिलिटीज़ हैं और रिसोर्सेज में रहते हुए हम किस तरह की फिल्म्स दे सकते हैं अवाम को। और जनाब उनके साथ आज मौजूद हैं इस फिल्म का फेस, जिनको डेब्यू कराया है सैयद नूर साहब ने, और वैसे तो वो काफ़ी जाना पहचाना फेस है, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। जन्नत मिर्ज़ा साहिबा मेरे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो जन्नत। और पहली मर्तबा सोशल मीडिया के बाद मैं आज आपसे मिल रही हूँ, सो इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। और हम आपसे जानेंगे कि कैसा लगा आपको फिल्म में काम करके। लेकिन सबसे पहले सैयद साहब, सर इतनी पॉपुलर फिल्में आपके सर क्रेडिट पे हैं। मुझे याद है कि मैं बचपन में होती थी तो अक्सर होता था कि हम अगर सिनेमा नहीं जाते थे तो जब पीटीवी के ऊपर वो फिल्म्स ईद के ईद आपकी लगती थी तो हम टीवी स्क्रीन पर बैठकर वो देखते थे। वो फीलिंग क्या है सर, किस सोच के तहत आपने नहीं छोड़ा उसे? पैशन है, इसको पैशन कह रहे हैं आप। और दूसरा ये है कि और कोई काम आता नहीं है, यही काम आता है फिल्में बनाना और फिल्म से जुड़े हुए। और फिल्म शौक भी है, हमारी प्रोफेशन भी है, और ये समझें कि एक तस्कीन भी है। ये जब हम फिल्म बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो स्क्रीन पे जब देखते हैं तो बहुत तस्कीन मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो एक ज़िम्मेदारी भी है, समझें सीनियर होने के नाते। मुझे 52 इयर्स हो गए फिल्म इंडस्ट्री में, तो ये एक शोल्डर के ऊपर ज़िम्मेदारी भी है कि इस वक्त पीछे हटना जो है वो बहुत बुरी बात होगी। इस वक्त तो डटे रहना और
यंगस्टर्स को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो मैं तो पहले भी, आपने देखा होगा, नए चेहरों के साथ करता था फिल्में। ये सब लोग मैंने इंट्रोड्यूस कराए अपनी फिल्मों में, सलीम शेख, बाबर और अदनान समी और मोहम्मद राना, ये जितने भी एक्टर्स हैं उनको सबको अच्छा अच्छा काम कराया। तो अभी भी ज़रूरत है। वैसे होता यही है कि जितने भी आपने स्टार्स इंट्रोड्यूस कराए वो वाकई में स्टार्स आपकी फिल्म्स के बाद बने, जी हाँ। चाहे वो जो भी नाम है। और अब चूंकि आप आ रही हैं, तो जब आपको फिल्म ऑफ़र की सैयद नूर साहब ने, तो सोचा था कि एक तो सैयद साहब फिल्म ऑफ़र करेंगे, फिर एक्टिंग पहले की नहीं है कभी, एकदम से करने शुरू हो जाएंगी, वो कैसा लगा एक्सपीरियंस? और फिर सोचा हुआ था कि मैंने करनी है फिल्म? नहीं, सोचा तो कभी भी नहीं था और आइडिया भी नहीं था कि एकदम से मुझे फ़िल्म की ऑफ़र आ जाएगी। टिकटॉक बनाते थे घर पे अपने रूम में बैठ के, या कभी बाहर निकल जाना अपने कज़न्स के साथ बना लेनी। तो जब नूर अंकल की कॉल आई थी तो मैं हैरान तो थी कि ये एकदम से फ़िल्म ऑफ़र हो गई है और पहली दफ़ा मैंने बाहर निकल के ऐसे इतने लोगों में एक्ट करना है, नूर अंकल के सामने एक्ट करना है। तो परेशान थी, लेकिन नूर अंकल ने बहुत अच्छे से गाइड किया, तो अच्छा हो गया था सब। अच्छा सैनूर साहब, आपने जितने भी आज तक एक्टर एक्ट्रेसेस इंट्रोड्यूस कराए उनका अपना स्टाइल रहा, और वो उसके बाद जो करेक्टर्स आपने उन्हें दिए आज भी उन्हीं से ही ज़्यादा मुमताज़ जाने जाते हैं। बेशक उसके बाद उन्होंने और भी करेक्टर्स किए। तो जन्नत में आपको ऐसी क्या ख़ास चीज़ नज़र आई कि आपको लगा कि आपके रोल के मुताबिक इस फिल्म में ये बिल्कुल सेट हो रही हैं? दो तीन चीज़ें बहुत नुमायाँ थी जन्नत की। पहली जो चीज़ है मैंने जो देखी थी, थोड़ा सा इसके क्लिप्स देखे थे, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़बरदस्त था। फिर इसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। तो एक्टर का जो पहला एक्सप्रेशन होता है वो थ्रू आइज़ आता है। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको इनकी एक्टिंग बहुत स्किल्स कम। पे? अच्छा, बहुत कम। बहुत कम। ये माशाल्लाह एक्सपीरियंस था और प्रैक्टिस में थी। और फिर ये है कि इसको बेटी बना के लाया था मैं, तो वरना तो परमिशन नहीं हो रही थी इसकी। अच्छा, तो उनको भी यानी कायल आपने किया वालिदैन जो वालिदैन को, ख़ास तौर पे इनके फादर को, इज़ वेरी वेरी जैम ऑफ पर्सन। तो नहीं दे रहे थे परमिशन। जब मैं गया हूँ तो उन्होंने मेरी इज़्ज़त रखी। और फिर मैं यही कह के लाया कि देखें, मैं जो फिल्में बनाता हूँ वो फैमिली फिल्म्स होती हैं और बहन बेटियों के साथ इंसान बैठ के देख सकता है। तो आप बिल्कुल वरी नहीं करें कि, बल्कि आपकी यू फील प्राउड इंशाल्लाह जब आप देखेंगे। तो उन्होंने परमिशन दे दी। मैंने कहा ये बेटी की तरह जा रही है और आप स्क्रीन पे इसको जब देखेंगे तो लगेगा नहीं है कि ये कोई ऐसी हरकत कर रही है या ऐसे परफॉर्म कर रही है जिसको देख के आप सीट से उठ जाएं या चले जाएं। तो मैंने ऐसे ही पैरा दिया है, आप पूछ सकते हैं इससे। तो कैसा लगा अब पेरेंट्स जब परमिशन नहीं दे रहे थे, फिर एकदम बाबा मान भी गए आपके, तो वो जो पूरा टाइम फिर लगा आपको उन्हें मनाने में, वो सिर्फ सैयद साहब के आने से ही पूरी होगी कोशिश? मैंने पहले बहुत खुद कोशिश की थी, पापा को मनाया, मामा से कहा कि आप सिफारिश कर दें, शायद आपका वो मान लें। तो जब बिल्कुल उन्होंने कहा कि नहीं जन्नत ऐसे नहीं कर सकते, तो फिर मैंने इन्हें बताया कि नूर अंकल पापा नहीं मान रहे। तो फिर इन्होंने कहा कि हम आते हैं, हम बात कर लेते हैं। तो वहाँ से मुझे थोड़ा हुआ होप मिली कि हाँ शायद अब पापा मान जाएं, और ये आए और पापा मान गए थे। अच्छा, अब चूँकि ये पंजाबी ज़बान में फ़िल्म है, तो अक्सर होता यही है, डिलेमा ही समझ लें इसे हमारी सोसाइटी का, कि बच्चों के साथ या इस जनरेशन के साथ पंजाबी के साथ इतना रुझान नहीं है, शगफ़ नहीं रखते। उर्दू भी मुश्किल से बोल लेते हैं, तो पंजाबी में बोलने में कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई, या पहले बोलना आती थी? बोली नहीं थी कभी, लेकिन मामा बोलती हैं घर में। जो मेरी मामा है वो पंजाबी स्पीकिंग है, तो वो पंजाबी में हमें डांटती भी हैं। समझ आ तो जाती समझ है, अच्छे से आ जाती तो अब है। फिल्म करने के बाद आ गई? बोलनी भी आ जाती अगर घर में बोली जाती, लेकिन ये कि वहाँ पे सिखाने वाले बहुत थे, और अक्सर ऐसा होता था कि मैं कुछ गलत बोलती थी तो ये सारे नूर अंकल वगैरह हंसते थे मुझ पर, नहीं जन्नत ऐसे नहीं ऐसे बोलो। तो फिर उसको वहीं पे हम सही कर लेते। तो कभी इसे डांटा है आपने इन्हें फिल्म की शूट बिल्कुल के कतई दौरान? नहीं, कोई मौका नहीं आया, कहीं भी ऐसा नहीं। देखिए बोलने की जहाँ तक बात है,
बोलने के लिए लहजा इम्पॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा। लफ्ज़ बाद में आते हैं, अब लफ्ज़ों की अदायगी जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो चूँकि ये फैसलाबाद में रहती हैं, तो फैसलाबाद में ख़ास तौर पे बड़ी अच्छी पंजाबी बोली जाती है, जो समझ लें कि फैसलाबाद तो गढ़ है ना, जुगत भी फैसलाबाद से ही निकली। जी और जुगत के अलावा जो लहजा मुझे इतना पसंद है, जो सरदारों का भी है, सिखों का भी है, वो फैसलाबाद के करीब करीब है बहुत। अच्छा। तो जब ये पंजाबी बोलती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि एक चेंज तो था। मतलब हम वो पंजाबी बुलवाते रहे हैं एक्टर से जो प्योर फिल्मी पंजाबी है, उसको आप फिल्मी पंजाबी कह लें। तो वो लहजा जब चेंज हुआ, जब इसने एक सीन है जिसमें वो हीरो आके उससे पूछता है कि भी वो कहाँ है तारी, तो ये बताती है कि वो खेतों में गई है। वो कहता है खेतों में क्या कर रही है, कहता है खेलियाँ बना रही। तो कहता है खेलियाँ क्यों होंदियां? तो कहती जो बीज मकई का बीज पाइए ना, तो उस वे वो खेलियाँ बनदियां ने, इंज इंज इंज। अच्छा, ये आपने ऐसे ही बोला था। इतना अच्छा बोला। मुझे वो सीन बहुत पसंद है। तो अच्छा, वैसे थोड़ा सा बोल के दिखाएंगी? सर ने तो वैसे बड़ा खूबसूरत इंटरप्रेट किया, थोड़ा सा हमें भी जरा बोल के। ऐसे मैंने किया था कि पहले सारा बोल के फिर मैंने ऐसे हाथ करती थी, मैं कहती हूँ एंज एंज एंज। तो वो बड़ा अच्छा आया था उसमें। हाँ। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आजकल की जो फिल्म्स बन रही हैं, अक्सर जाते तो हैं लोग देखने, जितनी भी बनती है, लेकिन वो फिर बाहर आके अक्सर ये कमेंट आता है, ऐसे लगता है स्क्रीन पे ड्रामा देख रहे हैं। और शायद जो अब के डायरेक्टर्स फिल्म बना रहे हैं, उनका डिलेमा भी यही था कि उन्हें लगता है कि शायद वो चीज़ नहीं आती। तो सर, इस पंजाबी फिल्म के थ्रू क्या नई चीज़ आप वो ट्रेंड सेटिंग में चेंज लेकर आ रहे हैं? किस प्लॉट के तहत ये फिल्म आ रही है? क्या इसकी देखिए, चेंज तो वो लेके आए थे जिसको आपने कह दिया ये टीवी ड्रामा। मैंने नहीं कहा, लोग कहते हैं। लोग कहते हैं। तो मैं तो फिल्म बना रहा हूँ। हाँ। तो फिल्म इज़ अ लार्जर देन लाइफ मीडिया। जो आप सोच सकते हैं वो फिल्म नहीं है, जो आप नहीं सोच सकते वो फिल्म है। लार्जर देन लाइफ, ऐसा ये कैसे हो सकता है कि एक गाड़ी जा रही है रोड के ऊपर और वो रोल की है और वो एक रोबोट बन गया है, दूसरी तरफ से एक और गाड़ी आई है, वो रोबोट बनी है, उनकी न्यूयॉर्क की सड़कों पे जंग शुरू हो गई। फिल्म तो ये बन रही है। मुझे नहीं, आज सनफ्लावर नहीं बन रही, आज वो साउंड ऑफ म्यूज़िक नहीं बन रही, इसलिए कि फिल्म का मिजाज बदल गया। लेकिन इसके बावजूद मेरा पंजाब जो है मोहब्बत करने वाला पंजाब है। जितनी भी बेहतरीन शायरी हुई है वो पंजाब से हुई है और पंजाबी से हुई है। पंजाबी इज़ अ मदर टंग। आप ये देखें, जितने भी बड़े शायर हुए हैं सब ने पंजाबी में शायरी की है। आप नोट करें, बाबा फरीद, शाह हुसैन, बुल्ले शाह, वारिस शाह, ये सब बड़े फ़िलासफ़र हुए हैं और इन्होंने पंजाबी। तो उर्दू हमने क्या किया, हमने अपने बच्चों से कहा ख़बरदार पंजाबी बोली, उर्दू में बात करो। अब कहते हैं ख़बरदार उर्दू बोली, अंग्रेज़ी में बात करें। हमने अपनी पहचान कभी रखी, ये फिल्में ही थी जिन्होंने अपनी पहचान को ज़िंदा रखा, पंजाबी को ज़िंदा रखा। और मैक्सिमम जो आप ये देखिए, जो फिल्में कामयाब होती थी वो पंजाबी होती थी। अब चूड़ियाँ इज़ अ वेरी सिंपल फिल्म पंजाबी, और उसने एक तहलका मचा दिया टाइटैनिक के सामने। टाइटैनिक वो बड़ी फिल्म है जिसने दुनिया में तहलका मचाया, दुनिया में तहलका मचाया। जेम्स कैमरॉन साहब की फिल्म है वो, और बेहतरीन ऐसी फिल्म जिसपे करोड़ों डॉलर्स, मिलियन खर्च हुए हैं डॉलर्स। लेकिन हमारी एक 50 लाख रुपए की फिल्म थी, तो उसके मुकाबले पे हमारी फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, सिर्फ पाकिस्तान में, और जगह नहीं की। तो कहने का मतलब ये है कि फिल्म खूबसूरत हो और ऐसी हो, रोमांस भी ऐसा हो कि कोई सोच न सके कैसा, ऐसा भी रोमांस हो सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा जन्नत, नूर साहब की पहले कोई फिल्म देखी है आपने? देखी हुई थी पहले कोई? नहीं। अच्छा, इत्तेफाक नहीं हुआ? मामा पापा ने सबने बताया हुआ था। मेरा ख्याल है इसने कोई फिल्म देखी नहीं होगी। अच्छा। हाँ जी। पढ़ रही थी ये जब हमने अप्रोच किया ना इनको, तो ये कॉलेज जा रही थी, तो ये भी एक
फैक्टर था इनकार का कि बच्ची की पढ़ाई खराब पढ़ाई हो। मुतासर हो जाएगी। लेकिन मैंने इसकी पढ़ाई के साथ अपने आप को एडजस्ट किया। आपने मैंने कहा, पहले adjustment पढ़ाई बिल्कुल। अच्छा जन्नत, कोई ड्रामास की ऑफर भी आई? अब फिल्म तो लोगों को पता है आप कर रही हैं, तो उसके बाद और किसी फिल्म्स की ऑफर आई या ड्रामास की ऑफर आई करने के लिए? बिल्कुल आई हैं। और ड्रामास का ये था कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, रोल बहुत अच्छा था, लेकिन उसके लिए मुझे कराची जाना पड़ना था। और मैं जहाँ जाती हूँ मेरी मामा मेरे साथ होती हैं, और मैं अपनी मामा को टेंशन नहीं देना चाह रही थी कि वो कराची घर से दूर रहेंगी 6-6 महीने, तो इसलिए बस इनकार करना पड़ा। इनकार कर दिया जी। आपने। और जो फिल्म्स हैं वो ये फिल्म आ जाए देन आगे भी करेंगे इंशाल्लाह, ये लोगों को पसंद आएगी, फिर अगली में भी आप मुझे ज़रूर देखेंगे। अच्छा ये अभी वेट कर रही हैं कि पहले ये फिल्म जरा पहले आ ये आ जाए। जाए। अच्छा पढ़ाई आपकी मुकम्मल हो गई? नहीं अभी मेरे फाइनल्स चल रहे हैं। क्या कर रही हैं आप? फैशन डिज़ाइनिंग। अच्छा। जी। और मेरा 6th सेमेस्टर अभी चल रहा है, 7th अब शुरू हो जाएगा। तो अपने कपड़े फिल्म में खुद डिज़ाइन किए आपने? नहीं, तब तक मैं क्योंकि आज से 3 साल पहले ये फिल्म बनी थी, तो तब तो बिल्कुल शुरू था, पहला आई गेस 2nd सेमेस्टर था मेरा। अभी मुझे आ गया है स्टिच करना, कैसे बनाते हैं, तब मुझे आइडिया नहीं था। ये बहुत शुक्रिया जन्नत आपका, बहुत शुक्रिया नूर साहब आपका। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था कि थोड़ा सा आप शो के अंदर एक हमने ट्रीट आपके लिए थोड़ी सी बाकी रखी हुई है, चूँकि ईद का पहला दिन है और वो ट्रीट हमारे एक मेहमान की सूरत में है। एक ऐसी आवाज़ जिससे पूरा पाकिस्तान मोहब्बत भी करता है, प्यार भी करता है, पसंद भी करता है। इवन मुझे लगता है कि इस लाहौर की सड़कों पे या किसी भी सड़कों पे अगर गाड़ियाँ चल रही हैं ना, तो उसमें से मेजॉरिटी गाड़ियों में इनकी आवाज़ लाजमन जो है वो गूंजती है। मैं बात कर रही हूँ जनाब उस्ताद रफ़ाकत अली खान साहब की। वी आर ऑनर्ड कि आज हमें इन्होंने अपना वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सरहद पार भी इन्होंने सुर बिखेरे हैं और ऐसे बिखेरे हैं कि उन्हें भी दीवाना कर दिया है। तो सर इतनी लंबी जर्नी, इतना शानदार करियर, जी, अपनी सक्सेस किसको ओन करते हैं आप? देखिए जी, मेरा बिलीव है क्योंकि मैं एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल आदमी हूँ और आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। हमारी बिलीव जो है वो दुआ पर है कि आप जब किसी से दुआ ले लेती है तो फिर आपके थोड़े से काम में भी जो बरकत पड़ती है वो उसको बहुत बड़ा कर देती है। मैं कोई बड़ा आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई उस लेवल पे गाया जैसे बड़े बड़े लोगों ने गाया बजाया और जो हम जिनको हम अपने रूट समझते हैं, लेकिन अगर आप दुआ ले लें तो फिर थोड़ी सी बात में बरकत पड़ जाती है। तो मेरा बिलीव इस पर है। सो अब स्ट्रांगली बिलीवर कि आपने अपनी वालिदा साहिबा से, अपने वालिद साहब से, अपने बहन भाइयों से, किसी से भी दुआ ली हो, आपके काम आती है। तो यानी दुआओं के ऊपर सारा सिस्टम चल रहा है। दिस इज माय बिलीव, दिस इज माय बिलीव। और मैं समझता हूँ माइकल जैक्सन की अगर मैं बात करूँ, उसको भी किसी की दुआ ही लगी होगी, वरना वो 5 भाइयों में अकेला नजर आता था। इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग स्पेशलिटीज नियर टू हिम, और वो जो एक ख़ास फ्लैश होता है वो अल्लाह ने उसी के लिए बनाया होगा। तो ये थिंग्स आर वेरी क्रिटिकल एंड ऑल्सो वेरी सिंपल टू चेक आउट, टू डिस्कवर। इट्स नॉट डिफिकल्ट। लेकिन आप जब रब के करीब होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप ये राज खुलना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह मियाँ एक जगह फरमाते हैं कुरान में कि मैं इंसान का राज हूँ और इंसान मेरा राज है। क्या बात है। तो सर्च चलती रहती है। अच्छा वैसे सर आप तो बहुत पहले से गा रहे हैं और आपके बहुत सारे गाने मशहूर हैं, लेकिन तो कुजा मन कुजा एक ऐसा कलाम है सर आपका जिसने आपकी पर्सनालिटी को टेप दिया और बस किस तरह अता हो गया, ये कहाँ से आ गया? वो फिर मैं बात करूँगा कि मुझे यकीन है कि मेरी वालदा की दुआ है। मुझे कहती रहती थी घबराया ना कर, परेशान ना हुआ कर। तो मैं न्यूयॉर्क में था, मैं सोया हुआ था, तो मुझे कॉल आ गया। वो एक भूल के कॉल कर दी उन्होंने। तो मैं वहाँ से आया, मैंने रिकॉर्डिंग की। मेरे दोस्त है शराज उपल, उसकी टीम का मैं हिस्सा था, उसकी रिकमेंडेशन थी। असल में क्रेडिट गोज टू हिम। ये बहुत बड़ा कन्फेस है जो मैं मरते दम करूँगा। दूसरा, मुझे नुसरत अली खान साहब से बेहद हद इश्क है। मैं उनको बहुत मानने वालों में से हूँ, उनको बहुत एडमायर करने वालों में से। मेरी 97 में उनके साथ मुलाकात, 1997 मेरी मुलाकात हुई थी, उनके मरने से 2 महीने पहले। तो मैंने उनसे गिला किया कि आपने सारे लोगों को इतना अच्छा गवाया, मुझे नहीं गवाया आपने। तो उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कुछ ना कुछ दूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चले गए दुनिया से। मुझे लगता है कि रूहानी तौर पे उन्होंने एक तोहफा दिया है किसी के रास्ते से। ये एक रूहानियत है, क्योंकि इसमें रूहानियत है। बेसिकली तो ये मेरा आइटम नहीं है, ये तो खान साहब नुसरत अली खान साहब की चीज़ है।
ये उन्होंने गाया हुआ है असल में, और मुज़फ़्फ़र वारसी ने लिखा हुआ है। मुज़फ़्फ़र वारसी का नाम मेरे ख्याल में नात और हमद की दुनिया में और गज़ल की दुनिया में उन्होंने दुनियादारी को वैसे उनका एक शेर है, लबे खामोश से इज़हारे तमन्ना चाहें, बात करने को भी तस्वीर का लहजा चाहे, तू चले साथ तो आहट भी ना आए अपनी, दरमिया हम भी ना हो यूँ तुझे तन्हा चाहें। ऐसे लोग कहाँ पैदा होते। तू अमीर हरम मैं फ़कीर जम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब भी तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा। असल में कलाम ऐसी वो चीज़ होती है। अब देखिए आबदा परवीन साहिबा गाती हैं, बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, मैं उनको हाथ जोड़ के उनका नाम लेता हूँ। तो अब और भी लोग बाल खोल के बैठ जाएं और बड़ी सी चादर लेके बैठ जाएं, लेकिन होता ये है कि उन्होंने भी कहीं से दुआ ली होगी, लेकिन जो आइटम उन्होंने गाए हैं, सोने यार दी घोड़ी बढ़ दी, कुछ भी गाया होगा। मैं ये अपनी नाजरीन को बताना चाह रहा हूँ कि असल वजह क्या होती है हमारे म्यूज़िक के पीछे। तो ज़रूर वो कलाम जिसने लिखा होगा वो भी उससे खुश होगा, और जो कलाम की अपनी ज़ात है, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी एग्जिस्टेंस है, उसने कहा होगा मुझे आबिदा साहिबा गाएंगी, या मुझे नुसरत अली खान साहब गाएंगे, या मुझे सलामत अली नज़ाकत अली गाएंगे, तो फिर कुछ बात बनेगी। तो कलाम भी सिलेक्ट करता है, क्योंकि ये कलाम जिंदा होते हैं। आपने सरकार दो आलम की तारीफ़ की है, तो ये तो ज़िंदगी है, ये जिंदा है। देखिए मैं नहीं दुनिया में रहूँगा, दुनिया और हो जाएगी, बदल जाएगी, लेकिन उनका नाम तो जब तक ये दुनिया और ये जहान है, दोनों जहान, एक जहान नहीं दोनों जहान। तो वो कहते तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया, यहाँ जीने की पाबंदी वहाँ मरने की पाबंदी। क्या बात है। हाँ सर, अब ऐसे हो नहीं सकता, अब आपने जिक्र छेड़ दिया, मेरा दिल है कि आप कुछ इसी कलाम का जरा मैं ये तो पढ़ना हर वक्त इबादत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें 2 लाइनें पढ़ देता हूँ, लेकिन एक छोटा सा बैकग्राउंड इसका बता दूँ कि जब A.R. रहमान साहब पाकिस्तान पहली दफ़ा आए 1991 में 90 में, तो नुसरत अली खान साहब का स्टूडियो होता था यहाँ पे बिल्कुल मुल्तान रोड के करीब ही, उसको स्कीम मोड बोलते हैं, आज भी वो मशहूर जो है। तो वो खान साहब के शागिर्द हुए बाकायदा, ये बड़ी वो आज भी खान साहब को बहुत मानते हैं, उनके बड़े मानने वालों में से। तो उन्होंने खान साहब से कहा था मुझे कुछ म्यूज़िकली कुछ दें आप, तो उन्होंने रहमान साहब को ये वाली कवाली दी। अच्छा। तू कुजा मन कुजा, कि ये मेरी तरफ से एक पहला सबक है तुम्हारे लिए, दिस इज द फर्स्ट लेसन फॉर द ए रहमान लेकिन वो एसेंस और वो फील आपके हिस्से में आई, वो मुझे दुआ से मिल गई। वो आपको मिली। एक तो रूहानी इनाम खान साहब नुसरत अली खान की तरफ से, एक मेरे दोस्त शराज उपल की रिकमेंडेशन से। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ रफ़ाकत अली खान गा रहे हैं, तो हम क्या गाएं। तो रहमान साहब ने उनके वो शागिर्द थे, उन्होंने कहा कि यार रफ़ाकत अली खान मेरे साथ गा रहे हैं, नज़ाकत अली खान साहब के बेटे। उन्होंने कहा कि पर तुम लोगों ने यही गानी है तू कुजा मन कुजा, ये रिकमेंडेशन चेन्नई से सोर्स बने ना, वो एक सोर्स बनता है, लेकिन ये थी आप ही के नसीब। तो मैंने जब पढ़ दिया तो उसमें आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, कैफियत ही वो अजीब थी सर, हो जाएगा जी। तू मेरे हरम मैं फकीर अजम, तेरे गुन गोरे ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, कुरान इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्श बरी, मिंबर तेरा अर्श बरी, या रहमतल आलमीन। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर सिदरातुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा। आखिरी शेर है, तू है राम अनिवार बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, काबाए इश्क तू मैं तेरे चारसू, तू असर में दुआ, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। या नबी या नबी
सल्लू अलगे वगालगे। क्या बात है सर, इस कलाम में आपका बात बिल्कुल ठीक है कि इस कलाम में भी कोई जादू है हाँ जी, जो आपको अपने साल में जगह ये देता है। बिल्कुल सच होता है, क्योंकि कलाम जो होता है ना वो भी आपको सिलेक्ट करता है और वो दुआ से मिलता है। क्या बात है। हमें और गेस्ट ने भी ज्वाइन किया, रफाकत साहब तो मौजूद हैं और यहाँ पर मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त और आप सबकी पसंदीदा होस्ट आयशा जहांजेब साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। ईद मुबारक, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और अमरीन गुल साहिबा, अब मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि हम इनसे नफ्सियात की बात करेंगे कि ये ना हो कि कोई चीज़ उठा के मुझे मारी दे, कि हमेशा मुझसे डॉक्टरों ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती है नफ्सियात की डॉक्टर। और जरा मेरी नब्ज़ तो चेक कर। दिमागों की ट्यूनिंग करती हूँ। ये दवा यहीं से ये रास्ता दिमाग पे जाता है। और अक्सर शिकायत की थी, हमेशा मुझसे यही पूछती थी। हमने कहा आज हम आपको ईद शो पे बुलाएंगे, लेकिन रफाकत साहब को कहीं जाना है, इसलिए पहले हमसे ब्रेक में हम आपसे जान रहे थे कि आपकी लेगेसी आगे कंटिन्यू, आपके बेटे माशाल्लाह कर रहे 500 साल हो गए हमारी लेगेसी को, ये 14वीं पीढ़ी है और मेरा बेटा भी और बड़ा बेटा भी इधर बैठा है इस वक्त, वो भी, और 2 छोटे बेटे, 4 बेटे। तो वो माशाल्लाह वो गाना इसलिए गाना है कि लेगेसी कैरी करनी है। जैसे ठीक है जी, जैसे सियासत में भी लेगेसी है, एक्टिंग में लेगेसी है, शाहरुख का बेटा भी आ रहा है, कोई बुरी बात नहीं, अमिताभ बच्चन का बेटा भी आ रहा है, कोई बुरी बात नहीं, लेगेसी होनी चाहिए। वजीर खारजा बन गए हमारे सर, लेकिन टैलेंट मौजूद है ना, नहीं है, आवाज मिस हो रहा है। अगर उनके टैलेंट होगा तो वो फिर कैरी करेंगे ना लेगेसी को। अदरवाइज दूसरा आदमी तो अपने पंजाबी च कहते ने बोर्ड ते बोर्ड नहीं लगेगा। डायनेस्टी में जो है वो उसमें आ very जाता difficult. है। नो जी, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हाँ, ये बड़ा खतरनाक, और किस दौर में हम जी रहे हैं जहाँ पे हर चीज वायरल होती है, मशहूर नहीं होती। एग्जैक्टली। वायरल में बुराई भी और अच्छाई भी है। बहसीयत रफाकत अली खान, वक्त की सिंगिंग आपको कैसी लगती है? देखिए जी, जितनी मेहनत करेंगे उतनी अच्छी हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो जॉनर है वो थोड़ा क्लासिकल म्यूजिक है, स्ट्रॉन्ग है। बहसीयत रफाकत अली खान, वक्त की सिंगिंग आपको कैसी लगती है? देखिए जी, जितनी मेहनत करेंगे उतनी अच्छी हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो जॉनर है वो थोड़ा क्लासिकल म्यूजिक है, स्ट्रॉन्ग है, डेंजरस है बहुत। उसमें पॉपुलरिटी के लिए बंदा इतना ख्याल नहीं करता जितना वो ये ख्याल करता है कि मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझे कितना देखते हैं। आपने क्या उम्दा बात इसमें पड़ता है, और इसमें बहुत सारे लोग मुब्तला हैं, अब सिर्फ बच्चे नहीं हर हैं। तालीम मिल रही है। हाँ जी, हर चीज उस तालीम में लाइफ भी है, लाइफ के बगैर भी है, सब कुछ वो देख रहे हैं। वो भी। और मैं अगर चेक भी करता हूँ तो मुझे पता नहीं लगता कि क्या देखा था। असल सर, आपको भी कोई चेक करता है? वैसे आप क्या देखते हैं? देखिए जी, मैं जब मेरा फोन आता है तो उनको ऐसे लगता है जब बेचारा किसी प्रमोटर से बात कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होता, कभी कभी दूसरे फोन सर, तो आजकल क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? क्या? दूसरे फोन कौन से होते हैं ये तो बताएं ना जरा। आपने तो क्यों ही छोड़ दिया देखिए, ये, मैं- बताएं जरा दूसरे फोन कौन से होते हैं। आपने अगर अपनी एज चेक करनी है, अपना टाइम चेक करना है कि कितना गुजर गया है, तो आपको कौन कौन से लोग प्यार कर रहे हैं, पसंद करें, तो आपको हौसला रहता है। अच्छा, कौन वो से वाली लोग कौन है? आपको इस वक्त कौन से लोग प्यार कर रहे हैं ये बताएं। आयशा नहीं छोड़ेगी सर आपको। ना ना हाँ, आयशा तो बहुत बड़ी एंकर है, मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन सर, हूँ। खुदा के लिए इतनी शर्मिंदा ना अच्छी करें। आर्टिस्ट है, इतनी अच्छी आर्टिस्ट। थैंक यू मुझे सारे फोन कर रहे हैं, आयशा फोन नहीं कर रही। सर, कोई मसला ही नहीं आपको फोन आपने करने नेक्स्ट फोन नहीं कर। अच्छा ठीक है। विद रिस्पेक्ट, थैंक यू वेरी मच इकराम। सर, जाते जाते कुछ अपनी पसंद का अच्छा, हमें बात सुना इन्होंने दीजिए। गोल कर दी, कौन इनसे प्यार कर रहे हैं ये नहीं बता रहे। मतलब किस सफाई से कॉल गोल किया है है, इन्होंने। कॉल ऐसी कि जिसमें लड़ाई ना हो, फसाद ना हो। हाँ, वो बेगम भी देख रही बस होंगी ना फोन। दिल लगा रहे। दिल क्या की बात बस्ती अजीब बस्ती है, वाह वाह। दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, लूटने वाले को तरसती है, हाय हाय आंख को क्या नजर नहीं आता, अब्र की तरह बरसती है। वाह क्या बात। तो हम फना होके भी फना ना हुए, ये भी एक तरह की हस्ती है। हाय हाय। तो ये जो दिल की बस्ती है, इसको आबाद रहना चाहिए। आप ही कोई और ये फरमाइश आबाद करके रहती है बुला जब किसी ने ऐसा सूट पहना हो, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा, मैं अदब से कह नहीं रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल आप किसी ने ऐसा सूट पहना, ऐसी चूड़ियां पहनी हो, तो आर्ट भी ठीक हो जाता है, शक्ल भी ठीक हो जाती है, बंदा अंदर से और जवान हो जाता अच्छा, आप एक काम करें ना, फिर आप अब मेरी खातिर ही इसको ही अच्छा सा गाना डेडिकेट है। करें। हाँ जी, मैं गाना खूबसूरत चलिए और आशा सुरीला को भी मैं डेडिकेट थैंक यू। मशवरा है ये मेरी जान, गवारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। हम तो ये जान हथेली पे लिए फिरते हैं, हम तो ये जान हथेली पे लिए फिरते हैं, बस किसी दिन हमें हल्का सा इशारा कीजिए,
ताली भी मारा हम उस शहर में मुब्तला हो गए क्या थे बात आपने। है, चले आपके किसी दिन हॉस्पिटल में आएंगे, मैं अपना इलाज कराऊंगा। दिमाग की ट्यूनिंग कराने के लिए। बड़ा ज़रूरी है इस वक्त। मौका ईद का है तो इससे बेहतर अच्छा मौका नहीं होता कि आप अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए और डेवलप कीजिए। कुछ जाते सुनाएंगी आप हमें आज कि आज तो गला तो नहीं खराब नहीं, आपका? गला तो हमेशा ही खराब रहता है, कोई नई बात ही नहीं है। मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि लास्ट टाइम भी आयशा ने हमें सुनाया था गाना और बहुत अच्छा सुनाया था, तो हम शो खत्म करने वाले हैं तो गाने के बगैर तो नहीं होना चाहिए। क्यों मैम? हैप्पी टू सी कि एक्टिंग स्टार्ट कर दी है। कल को माहिर नफ्सियात भी मेरे ख्याल स्टार्ट कर सकते हैं। मल्टी यू सी टैलेंटेड। कोशिश करते हैं। जी 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 भी। आज बाजार में पाबजौला चलो, चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, तोहमते इश्क पोशीदा काफी नहीं, आज बाजार में पाबजौला चलो। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, और इस- मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम आपने सुना है फर्स्ट टाइम, लेकिन मैंने आज गाते दूसरी हुए। बार सुना है और हमारी ईद दोबारा हो गई। तो जनाब इतने खूबसूरत गेस्ट और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू के बाद जाने का दिल तो नहीं करा, लेकिन इन सब ने भी अपने घर जाके अपनी फैमिली के साथ ईद मनानी है। मैंने खुद जाना है, मेरी अपनी बेटी के साथ ईद मनानी है। तो जनाब बहुत शुक्रिया आपका आने का, टाइम निकालने का, बिकॉज अक्सर मसला टाइम का ही होता है। इतने आपका बिजी स्केड्यूल होता है, उसमें से टाइम निकालना अपने दोस्तों के लिए बहुत मुश्किल होता है। आपका बहुत शुक्रिया। और हम फिर से आपको अगली ईद पे बुलाएंगे और वादा है कोई नफ्सियात हम आपको करेंगे। लेकिन जनाब इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और आप सबको एक मरतबा फिर से बहुत ईद मुबारक। डिस्कवर पाकिस्तान की जानिब से ईद मुबारक। खुश रहिए और अपने आसपास लोगों को भी खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।